तो आइए आज हम धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता की दुनिया में चलते हैं। इसकी भावनात्मक गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो गुनाहों का देवता एक भावुक यात्रा नाम के एक स्रोत से है। और ये कहानी की जो इमोशनल डेप्थ है ना, उसको काफी अच्छे से दिखाती है। सही। कोशिश यही रहेगी कि भाई उपन्यास का जो सार है उसके पीछे का जो एक दर्द है उसको समझ पाएं। बिल्कुल। कहानी का जो सेटिंग है वो है ब्रिटिश इंडिया का इलाहाबाद। अच्छा। और ये सिर्फ एक लव स्टोरी ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें आपको भावनात्मक दमन दिखेगा, सामाजिक जिम्मेदारियां दिखेंगी। हाँ हाँ, वो आदर्शवाद, त्याग और फिर अपराध बोध, एक तरह की पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है ये। सही कहा। एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक यात्रा। किरदारों के जरिए ना ये एहसास होता है कि कैसे समाज और हमारी अपनी सोच हमारे रिश्ते उलझा देती है। और इन उलझनों के ठीक बीच में हैं दो मुख्य पात्र। एक तो चंद्र कुमार कपूर, सब उसे चंदर कहते हैं। हाँ, चंदर एक यंग स्कॉलर है, बहुत होनहार, संवेदनशील। और दूसरी है सुधा। हाँ, वो चंदर के गुरु है ना, डॉक्टर शुक्ला, उनकी बेटी। बिल्कुल। और चंदर रहता भी है डॉक्टर शुक्ला के घर के पास ही, किराए के कमरे में। तो प्रॉक्सिमिटी है। हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से धीरे धीरे चंदर और सुधा काफी करीब आ जाते हैं। सुधा बहुत जिंदा दिल है, समझदार है, प्यारी है। उनका रिश्ता फिर दोस्ती से आगे बढ़ता है। हाँ, एक गहरी इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है उनके बीच। लेकिन ये कभी कहा नहीं गया, अनकहा सा रहता है ये जुड़ाव। खासकर चंदर की तरफ से ना, वो अपनी फीलिंग्स को जैसे दबा देता है। हाँ, वो जाहिर नहीं करता। उसके लिए सुधा एक एक देवी जैसी है, पवित्र, जिसे छुआ ना जा सके। जैसे कोई मूर्ति हो। हाँ, उसे डर लगता है कि अगर उसने कुछ कहा, कोई रोमांटिक बात कही, तो वो सुधा की पवित्रता को मैला कर देगी। हाँ, बिल्कुल। और यही सोच, ये जो खुद का बनाया हुआ आदर्शवाद है, यही चंदर के लिए एक इमोशनल जेल बन जाता है। हाँ। वो सुधा को देवी मानकर अनजाने में ही उसे एक आम इंसान की तरह देखने का, उससे जुड़ने का रास्ता बंद कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे किसी को जरूरत से ज्यादा ऊंचा दर्जा दे देना भी रिश्ते के लिए ठीक नहीं होता। सही बात है, मानवीय रिश्ता तो बराबरी का होता है ना। और यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। सुधा जो है वो अपनी फीलिंग्स को लेकर ज्यादा ओपन है। हाँ, सुधा छुपाती नहीं है। वो अपने व्यवहार से, इशारों से जाहिर करती है कि वो चंदर को पसंद करती है। उम्मीद करती है कि चंदर समझेगा, शायद एक्सेप्ट करेगा। उसकी आंखों में, उसकी बातों में शायद दिखता भी होगा। दिखता है, बिल्कुल दिखता है। लेकिन यहीं पर चंदर का जो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। वो अपने नैतिक कोड और गुरु के प्रति जो एहसानमंदी है, हाँ, और शायद कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस का फर्क भी। वो इन सब चीजों के बोझ तले दबा हुआ है। तो वो क्या करता है? वो सुधा से साफ कह देता है कि भाई देखो, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती रह सकती है, एक प्लेटोनिक रिश्ता। अरे। हाँ, वो मानता है कि वो सुधा से शादी के लायक नहीं है। शायद सामाजिक तौर पर या हो सकता है भावनात्मक तौर पर भी खुद को कम समझता हो। और जाहिर है ये बात सुधा का दिल तोड़ देती होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये उसके भरोसे का, उसके प्यार का एक तरह से खंडन था। और यहीं से वो उपन्यास का जो मेन टेंशन है वो शुरू होता है। अधूरे प्यार का दर्द। आदर्शों की कीमत, भावनाओं को दबाने का क्या नतीजा होता है, चंदर का वो फैसला, वहीं से कहानी में एक दुखद मोड़ आ जाता है। बिल्कुल। मतलब उसने जिस सुधा को देवी माना, पूजनीय समझा, उसी को मानवीय स्तर पर सबसे गहरी चोट पहुंचा दी। उसका वही आदर्शवाद ही उनके बीच दूरी की वजह बन गया। उसे इतना ऊंचा बना दिया कि एक साथी की तरह पास ही नहीं आ पाया। सही कहा। साथी या एक इंसान के तौर पर। तो इस पूरी कहानी से, इस चर्चा से क्या निचोड़ निकलता है, क्या सीखने को मिलता है? यही कि कभी-कभी हमारे जो ऊंचे आदर्श होते हैं, हाँ। हमारे नैतिक पैमाने, वही हमारे रिश्तों को निभाने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। चंदर के लिए सुधा देवी थी जिसे वो पूजता था, पर शायद सुधा को पूजा नहीं चाहिए थी। उसे शायद एक इंसान का प्यार चाहिए था, साथ चाहिए था। और यहीं से वो एक गहरा सवाल मन में आता है जिसपे शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या? कि जब हम किसी को इतना आदर्श बना लेते हैं प्रेम में या किसी भी रिश्ते में, उसे देवी या देवता का दर्जा दे देते हैं, तो क्या हम अनजाने में ही एक सच्चे बराबरी वाले